लखनऊ का रुख करते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए पूरी मजबूती से नेतृत्व प्रदान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत को स्वाधीन करने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है और उससे ठीक पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत ने अपना एक संविधान सभा का गठन भी किया। संविधान की प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का जो गुरुतर दायित्व था, यह दायित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते हुए संविधान सभा को सौंपा और अंततः 26 जनवरी 1950 को यह देश अपना स्वयं का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में यह उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व दिया था, उन महान क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 75 वर्षों की हमारी यह शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। यह हम सबके लिए एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, बिना भेदभाव के न्याय मिले, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो, समाज में समता का माहौल पैदा हो और आपस में जुड़ करके पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध करके अपने देश की समृद्धि के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे। यह प्रेरणा भारत का संविधान हम सब भारतवासियों को प्रदान करता है। आज जब हमारा यह देश अपने संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का निर्माण करना, ये विकसित भारत के निर्माण का मार्ग भी भारत के संविधान का अनुसरण करके ही हम कर सकते हैं।
भारत का संविधान भारत की हजारों वर्षों की उस विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यह हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है कि संविधान की मूल प्रति में उन सबको चित्रों के माध्यम से भी अंकित करके प्रत्येक भारतवासी को उसके साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर जब भारत के संविधान के उस मूल प्रति का हम अवलोकन करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी हैं। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। यह सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के उन मूल आदर्श, संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए, भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा तो आने वाले समय में अगले 25 वर्ष का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इन 25 वर्षों में एक विकसित भारत हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गणतंत्र दिवस के मौके पर बोल रहे थे। अब दिल्ली में जो कार्यक्रम होने वाला है अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। 10:05 पर प्रधानमंत्री निकलेंगे, उसके बाद से कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। और मैं साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी हैं, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी साहब हैं, विशिष्ट सेवा मेडल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों को
सैल्यूट भी है, आप दोनों ने इतने साल देश की सेवा की। आज हम चर्चा करेंगे गणतंत्र दिवस को लेकर के कि आखिर आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनमें क्या उसकी खूबियां हैं, क्या खूबसूरती हैं और कैसे हम इस देश के गणतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला सवाल अश्विनी सिवाच जी, इन 75 सालों में आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ बदला है? देखो, सच्चाई है बहुत कुछ बदला है। आज भारत जो है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और चंद एक सालों में भारत 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। तो सच्चाई ये है कि भारत की अगर आप इकॉनमी की प्रोग्रेस देखें कि जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे और 1950 में गणतंत्र जो रिपब्लिक बना था भारत, उसके बाद जो हमने प्रोग्रेस की है वो काबिल तारीफ़ है। अगर आप देखें, हम भारत के चारों तरफ दूसरे देश हैं, वो भी जैसे पाकिस्तान ही का आप ले लें, वो भी 1947 में आज़ाद हुआ था। आज उसकी हालात क्या हैं? इकोनॉमिकली वो टूटने के कतार पे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, और बांग्लादेश में भी अभी हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं, बाकी देशों में। मगर भारत की जो प्रोग्रेस है वो चारों तरफ से प्रोग्रेस रही है। सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल बेस हमने जो बनाई शुरू से ही, पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया, फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, और आज की तारीख में ये लास्ट 10 साल जो हैं ये लगता है भारत का गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्रेस हुई है वो काबिल तारीफ़ है। स्पेशली आप देखें, आपका इंडस्ट्रियल बेस जो बनी है, मेड इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है वो काबिल तारीफ़ है। वो उसका वक्त आप ये समझें कि किसी समय हम 70 से 80% अपने जो हथियार थे वो हम बाहर से खरीदते थे और आज ये बेचते हैं। हाँ, मेक इन इंडिया, मेक ये फॉर बदलाव हुआ है। तो बहुत बड़ा बदलाव, सोच में बदलाव। एक और सवाल जो मेरे जहन में आया, जब आपने नेपाल का जिक्र किया, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं बांग्लादेश का भी जिक्र करता हूं। ठीक है, हिंदुस्तान में इतनी आबादी होने के बावजूद भी हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र इतने शानदार तरीके से चल रहा है, और आप आसपास देख लीजिए, बचा ही नहीं कुछ। हाँ, यही तो बड़ी दुख की बात है ना कि ऐसा लगता है कि, और ये भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर इंस्टेबिलिटी है आपके चारों तरफ तो आपको भी ये कॉज ऑफ कंसर्न है। मगर दुख की बात ये है कि अगर आपने बांग्लादेश का नाम लिया, बांग्लादेश जिसको भारत ने आज़ादी दिलाई थी 1971 के अंदर और अपने जवानों ने खून बहाया था, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में जा बैठा है, और ये बड़ी दुख की बात है। कहीं ना कहीं उनको समझ आएगा। देखो, मुझे अभी भी याद है 1971 के अंदर जब ऑपरेशन स्टार्ट किया था इन्होंने मार्च 1971 में, उसके बाद जो वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, 3 से 4 लाख औरतों का रेप हुआ, 30 से 40 लोग मारे गए, 1 करोड़ के करीब पलायन कर गए, और पाकिस्तान की आर्मी ने, देखो याह्या खान ने कहा था कि इनकी नस्ल चेंज कर देंगे। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। सच्चाई ये है कि मैं ये मानता हूँ लास्ट 15 साल में बांग्लादेश की इकॉनमी ने बहुत अच्छा किया, स्पेशली शेख हसीना के अंडर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा करी थी। मगर जब से ये मोहम्मद यूनुस आए हैं और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं यूएस की डीप स्टेट ने ये सब कुछ रचा है कि ये वैक्यूम जो क्रिएट हुई है उसका इस्तेमाल किया है चीन ने और पाकिस्तान ने। आज बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, ये नहीं पाकिस्तान उसको देगा क्या आतंकवाद के अलावा। तो ये सच्चाई है, रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा वहाँ पर आतंकवाद बढ़ेगा। माइनॉरिटीज़ के ऊपर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जुर्म हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और भारत के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बांग्लादेश को देखें, आने वाले टाइम में आपकी जो इलीगल माइग्रेशन बढ़ेगी, स्मगलिंग होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोहिंग्या जो 10 लाख के करीब कोक्स बाजार में बैठे हुए हैं, जो कि ISI ने उनको रेडिकलाइज किया है, उनको भी भारत में पुश करने की कोशिश करेगा। ये चुनौती है हमारे सामने। और एक और बड़ी चुनौती है, वो भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति आई है, इसकी एक वजह थी शेख हसीना भी। बिल्कुल सर, बांग्लादेश के मुद्दे पर हम लौटते हैं। मैं अनुपम सर आपका भी नज़रिया जानना चाहूँगी। आपको क्या लगता है संविधान की सबसे विशेष बात, सबसे खासियत हमारे संविधान में क्या देखते हैं आप? देखिए, हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी बात यह है कि इक्वल राइट्स फॉर एवरी सिटीज़न। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बांग्लादेश के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक पर्सपेक्टिव है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर एक डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री कोई हुआ है तो वो है 1971 के वॉर।
लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली बात यह है कि वर्ल्ड ओवर जहाँ पे भी मिलिट्री विक्ट्री हुआ है, वहाँ पे जो कंट्री उस विक्ट्री को हासिल किया है वो अपना मिलिट्री पावर्स को वहाँ पे लागू किया है, वहाँ पे रख के आया है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो एक डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री के बाद 5 महीने के अंदर नॉट अ सिंगल सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी वॉज इनसाइड बांग्लादेश, अ न्यू नेशन वॉज फॉर्म। सो ये इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। आज जब हम 75 ईयर्स हो गया और पोस्ट कॉलोनियल एरा में अगर आप देखें तो पूरा जो अफ्रो एशियन कंट्रीज़ जिसको कॉलोनियल पावर से आज़ादी मिला था उस समय में 1947 से 55 के बीच में, तो इंडिया हैज़ बीन अ शाइनिंग बीकन जहाँ पे हमेशा यहाँ पे डेमोक्रेसी बरकरार रहे, कोई मिलिट्री टेक ओवर कुछ नहीं। और इंडिया बहुत धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडिली, इंडिया इज़ लाइक एन एलिफेंट, जो एलिफेंट है हाथी, वो धीरे धीरे चलता है लेकिन एक मुकाम पे पहुंचता है। लेकिन एक बड़ी बात जो अश्विनी सर ने कही, मैं उस पर भी आगे चर्चा बढ़ाऊंगा कि पहले का दौर था जब हम हथियार खरीदते थे, अब हम हथियार बेचते हैं। दूसरा ये कि हमें राफेल तो बेचेंगे लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, आज हमें वो कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद लौट रहे हैं। तो ये चर्चा लगातार जारी है और अपने खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर और कितना मजबूत होने की जरूरत है।